हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। तो अभी हमारा जो टीजीटी इकोनॉमिक्स का आर्ट्स इकोनॉमिक्स का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कॉस्ट एंड रेवेन्यू। तो चलिए डिटेल से करते हैं। कॉस्ट एंड रेवेन्यू क्या होता है। कॉस्ट का मतलब होता है कि एनीथिंग अकर्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, कि जो भी हमारा प्रोडक्शन करने के लिए खर्चा होता है उसको जो है वो क्या बोलते हैं, कॉस्ट बोलते हैं। ठीक है। कॉस्ट जो है वो उसमें पेमेंट होती है किसकी, लेबर की, रॉ मटेरियल की, मशीनरी लग रही है, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, कैपिटल, तो इनका जो पेमेंट है वो क्या है, कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट हमने ये पहले भी डिस्कस किया था कि फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो आपकी इस तरह से होती है। अगर आपने 1 लाख रुपया जो है वो खर्च कर दिया है, चाहे आप कितना भी प्रोडक्ट बनाओ, चाहे 1 यूनिट बनाओ या 1000 बनाओ, आपकी फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो आपको बियर करनी पड़ेगी। ठीक है। तो ये आपकी बिल्डिंग, रेंट, सैलरीज और पेमेंट, स्टाफ, इंश्योरेंस, टैक्सेस, इसकी जो कॉस्ट होती है वो फिक्स्ड कॉस्ट आती है। नेक्स्ट है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट जो है वो चेंज होती है विद आउटपुट, मतलब कि कुछ इस तरह से जो है वो आपकी वेरिएबल कॉस्ट आएगी कि जैसे जैसे आउटपुट जो है वो बढ़ता है वैसे वैसे वेरिएबल कॉस्ट जो है वो भी बढ़ती है, और फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो इस तरह से होती है। नेक्स्ट बात करें तो वेरिएबल कॉस्ट जो है वो आपकी रॉ मटेरियल के ऊपर हो गया, वेजेस ऑफ वर्कर्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड पैकेजिंग, इसकी जो कॉस्ट होगी वो वेरिएबल कॉस्ट होगी। नेक्स्ट है आपका टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट जो बनती है टोटल, वो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, मतलब कि सिंपल सा है कि इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, ये चीज़ आपने याद रखनी है, तो टोटल कॉस्ट बनेगी। तो टोटल कॉस्ट का मतलब क्या है कि टोटल कॉस्ट इज द सम ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट, दोनों का सम। एक आती है आपकी एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट जो है वो आपकी, एवरेज कॉस्ट मीन्स पर कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट, कि जैसे आपने जो है वो 10 यूनिट ऑफ आउटपुट बनाया और आपका 100 रुपीज़ लगा। ठीक है। तो 100 डिवाइडेड बाई 10 जो है वो कितना आ जाएगा, 10। ठीक है। तो 10 जो है वो क्या होगी आपकी, 10 जो होगी वो आपकी होगी एवरेज कॉस्ट। जनरली उल्टा लिख दिया, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्यू होता है। ठीक है। क्वांटिटी जो है वो आपने कितनी बनाई, हाँ सही है, 100 कॉस्ट आया, और क्वांटिटी आपने 10 बनाई, तो आपका जो 10 आ गया वो एवरेज कॉस्ट आएगी। क्लियर। नेक्स्ट आती है मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट जो है वो एडिशनल कॉस्ट होती है। एक प्रोडक्ट बनाया 10 रुपये लगे, दूसरा बनाया 20 और लगे, तो यहाँ से यहाँ डिफरेंस कितना आया, 10 का। तो ये जो 10 है वो मार्जिनल है, तो इसको हम निकालते हैं टी सी, डेल्टा टी सी अपॉन डेल्टा क्यू। ये आपका क्यू है, यहाँ से यहाँ डेल्टा 1 हुआ, और ये आपका जो है वो मतलब 10 प्लस 10 कितना हो गया, 20। तो 20 जो हुआ वो क्या है, एक तरह से मतलब ये आपका टोटल आ रही है टोटल कॉस्ट, और मार्जिनल जो आएगी एडिशनल। तो ये 20 जो है 20 - 10, या फिर चेंज कितने का हुआ, 10 का। ठीक है। तो आपका टी सी में कितने का चेंज, 10/1 इक्वल टू 10, तो ये आ गया आपकी मार्जिनल कॉस्ट। नेक्स्ट आता है शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व। शॉर्ट रन की बात करेंगे। शॉर्ट रन में आपके 3 तरह की कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट होती है, मार्जिनल कॉस्ट की हम बात करते हैं, और एवरेज कॉस्ट। तो जर्नल से बता दिया मैंने आपको, ये फॉर्मूला आपने याद रखना। टोटल कॉस्ट में भी आपका फिक्स्ड कॉस्ट वो की मैंने हॉरिजॉन्टल होती है, ये याद रखना है। वेरिएबल कॉस्ट वो इस तरह से होती है बढ़ती हुई, और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो दोनों का यहाँ 0 से आएगी, और ये जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होगी वो आपकी टोटल कॉस्ट जो होगी वो भी आपकी बढ़ती हुई होगी। ठीक है। नेक्स्ट है एवरेज कॉस्ट। ठीक है। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट आती है एक, उसका फॉर्मूला होता है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्यू, ये चीज़ आपने याद रखनी है। और दूसरा होता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, उसका फॉर्मूला होगा जो आपकी एवरेज वेरिएबल जो होगी वो आपकी, फर्स्टली ये डिक्रीज होती है, देन इंक्रीज ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ये सारी आपकी मार्जिनल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट जो है वो इस तरह से होती है। ठीक है। और एवरेज कॉस्ट भी आपकी इस तरह से ही आती है, ये यू शेप लिखा हुआ है, ये यू शेप्ड होती है, तो याद रखना है आपको, यू शेप जो है वो आपकी क्या होती है, एवरेज कॉस्ट जो है वो यू शेप्ड होगी।
आगे मार्जिनल कॉस्ट जो है वो आपका पहले मार्जिनल कॉस्ट जो है वो क्या करती है, डिक्लाइन करती है ऐसे करके, फिर ये मिनिमम होती है, फिर इंक्रीज़ करना स्टार्ट करती है। तो ये याद रखना है मार्जिनल कॉस्ट के लिए। लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व जो है वो आपका लॉन्ग रन में एवरेज कॉस्ट कर्व ओनली आपको यही याद रखना है कि एनवल्प होता है, ऐसे होती है एक, और इसके अंदर बहुत सारी कॉस्ट जो है वो आ जाती हैं, ठीक है। तो लॉन्ग रेंज एवरेज कॉस्ट जो है वो इसका एनवल्प कर्व उसको बोलते हैं। एलएसी यू शेप्ड ही जो है वो होती है। एक कंसेप्ट आता है आपका इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल में क्या होता है कि जो कॉस्ट है वो क्या होती है, घटती है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और डिस इकोनॉमीज में जो होता है वो क्या होता है, कॉस्ट जो है वो बढ़ती है। तो एक चीज़ ये याद रखनी है। लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट की बात करें तो लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट इंटरसेक्ट लॉन्ग रन एवरेज को एट इस मिनिमम पॉइंट, मतलब इस तरह से जो है वो इसको मिनिमम पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। मार्जिनल होगी, एक एवरेज होगी, ठीक है। आगे आपका यहाँ पर पूछा है कि इकोनॉमीज एंड डिस इकोनॉमीज। तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो है वो कब होता है, कॉस्ट पर यूनिट फॉल। अगर कॉस्ट स्केल इकोनॉमीज कब होंगी, जब कॉस्ट कम होगी, और डिस इकोनॉमीज कॉस्ट ज़्यादा होगी। तो प्रोडक्शन जब इंक्रीज़ होगा, कॉस्ट पर यूनिट जो है वो फॉल करेगी, ठीक है। तो ये टेक्निकल इकोनॉमीज आती है, मैनेजरल आती है, फाइनेंशियल, बल्क बाइंग एंड मार्केटिंग इकोनॉमीज हम इनको बोलते हैं, जिसमें कॉस्ट कम होती है। डिस इकोनॉमीज में क्या आता है आपका, वेरी लार्ज स्केल जो है वो प्रोडक्शन होता है, बट कॉस्ट पर यूनिट जो है वो क्या कर जाती है, फिर राइज कर जाती है, ठीक है। पुअर कोऑर्डिनेशन हो जाता है, फिर उसके बाद ज़्यादा ज़्यादा लेबर लगाते जाएंगे, और 10 की ज़रूरत है 20 लगा लेंगे या 15-20, तो पुअर कोऑर्डिनेशन हो जाता है फैक्टर्स का, तो इसके कारण कॉस्ट बढ़ जाती है। मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स हो सकती है, लेबर इनएफिशिएंसी हो सकती है, और हाई एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट जो है वो इसके कॉज हो सकती है। जनरली हमने किया कॉस्ट क्या होती है, मतलब जो भी एक्सपेंडिचर खर्चा होता है इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। फिक्स्ड कॉस्ट कांस्टेंट होती है, याद रखने वाली बातें। वेरिएबल कॉस्ट जो है वो चेंज करती है आउटपुट के साथ। टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला एफ सी प्लस बी सी ये है। एवरेज कॉस्ट का टी सी अपॉन क्यू है। एम सी का डेल्टा टी सी अपॉन डेल्टा क्यू। और शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में आप यू शेप्ड होती है ये, और लॉन्ग रन में जो है वो एल ए सी को एनुअल कर्व बोलते हैं, और जो होता है आपका इकोनॉमीज एंड डिस इकोनॉमीज जो है वो इसमें आती है। तो ये था कॉस्ट का कंसेप्ट, जर्नल सा जो है वो आपको जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो हमने कर ली। नेक्स्ट आता है रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या है कि प्रोडक्ट बनाने के लिए कॉस्ट आई, और फिर जो हमारे पास प्रोडक्ट आया उसको बेचा, तो उससे क्या आया, रेवेन्यू, ठीक है। एक पेन बनाया, पेन को जो 10 रुपये में बेचा, वो क्या है, रेवेन्यू। जो भी चीज़ जो है वो सेल हो रही है, तो रेवेन्यू इज़ द इनकम होती है फर्म की, अर्न बाय सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये बात याद रखनी है कि जो फर्म एक गुड्स और सर्विसेज को बेच के जो इनकम अर्न करती है, दैट इज़ द रेवेन्यू। रेवेन्यू डिपेंड्स करता है प्राइस एंड क्वांटिटी सोल्ड, कितना, जैसे एक पेन सेल किया 10 में, एक और सेल किया 1 10, ठीक है। तो जितना क्वांटिटी सेल होगी उतना रेवेन्यू बढ़ता है। रेवेन्यू कंसेप्ट में भी 3 तरह का होता है, टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू एंड एवरेज रेवेन्यू, ठीक है। टोटल रेवेन्यू जो है वो आपका आता है प्राइस इंटू क्वान्टिटी। टोटल रेवेन्यू मतलब कि आपका 1 2 3 4, 10 10 10 10, ये मार्जिनल आ रहा है, पहला 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40, तो यहाँ पर ये टोटल रेवेन्यू आया। ये 10 20 30 40 जो है वो टोटल रेवेन्यू है, इसको हम बोलेंगे मार्जिनल रेवेन्यू। ये जो 10 10 है ये मार्जिनल एडिशनल, और ये टोटल। और एवरेज में क्या होगा आपका, दिस टी आर अपॉन 1 1 1, तो ये भी एवरेज भी क्या आएगा आपका 10 10 ही आएगा इस कंडीशन में। एवरेज रेवेन्यू होता है पर यूनिट आउटपुट सेल होने से, ये एक यूनिट के सेल होने से कितना रेवेन्यू जो है वो पर यूनिट सेल होने से कितना रेवेन्यू, सॉरी इसमें जो है वो 50 सेल करी, ठीक है, 50 नहीं ऐसे समझते हैं, 5 पेन सेल किए कितने के, 50 के, ठीक है। तो 50 डिवाइड बाई 5 जो है वो कितना आ जाएगा, 10। तो 10 जो है वो आपका पर पेन कितने का है, 10 का है, तो वो एवरेज। तो एवरेज में सबके लिए मतलब 10 10 जो है वो सबको बताएगा। तो एवरेज रेवेन्यू इज़ द रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ आउटपुट होता है। तो ए आर कैसे निकालते हैं, टी आर अपॉन क्यू करके, ये चीज़ याद रखनी है। और ए आर
इक्वल टू प्राइस होता है, ये भी याद रखना है इन द परफेक्ट कंपटीशन। उसको हम दूसरे को जो है वो परफेक्ट मार्केट कंपटीशन, मार्केट जो है वो फॉर्म्स, वो हम कम्प्लीटली एक बड़ी क्लास में जो है वो लाइव क्लास में कर लेंगे। नेक्स्ट है मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो एक्स्ट्रा रेवेन्यू होता है जब एक एडिशनल प्रोडक्ट सेल किया जाता है। एक किया सेल 10, एक और सेल किया 10 और, तो ये जो एडिशनल वो मार्जिनल, ठीक है। 1 किया 10, 2 किया 20, 3 किया 30, तो यहाँ से यहाँ 10, यहाँ से यहाँ 10, ये मार्जिनल रेवेन्यू होगा, ये टोटल रेवेन्यू होगा। और टी आर अपॉन क्यू जो आएगा वो आपका ए आर होगा। तो मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर्मूला होता है डेल्टा टी आर डिवाइडेड बाय डेल्टा क्यू, ठीक है। ये मार्जिनल रेवेन्यू का, ये याद रखना है। आगे आता है रिलेशनशिप बिटवीन ए आर, एम आर एंड टी आर। तो इन तीनों में रिलेशनशिप अगर मैं थोड़ा सा ऐसे बताऊँ तो आपका जो ये आपका जो है वो एम आर है, ये टी आर है, और इस तरह से जो है वो आपका टी आर नहीं, सॉरी, ये ए आर है, ये वाला ए आर है, ठीक है। तो ये इस तरह से आता है। तो टोटल रेवेन्यू पहले जो है वो क्या होता है, बढ़ता है। ए आर और जो एम आर है वो क्या होते हैं आपके, जनरली डिक्लाइन होते हैं। इनको रिलेशनशिप, बट ये आता है आपका मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक में। जनरली अगर हम परफेक्ट कंपटीशन में टी आर और एम आर की बात करें, तो परफेक्ट कंपटीशन टी आर नहीं, सॉरी, ए आर और एम आर तो इस तरह से होते हैं, ये याद रखना है, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। एम आर और ए आर जो है वो यहाँ पर इक्वल टू प्राइस भी होता है, इक्वल टू ये डिमांड कर्व भी होता है। बट यहाँ पर देख लीजिए आपको क्या याद रखना है, रिलेशनशिप बिटवीन ए आर एम आर इन डिफरेंट मार्केट कंडीशन। तो डिफरेंट मार्केट कंडीशन में जो है वो रिलेशनशिप क्या होता है, परफेक्ट कंपटीशन में होता है आपका, जहाँ पर परफेक्ट है, मोनोपोली है और मोनोपोलिस्टिक फॉर्म्स ऑफ मार्केट आएंगे आगे। चलो ये कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो है वो इनको डिटेल से आगे कर लेंगे। देखो परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में होता है, जहाँ पर ये बात याद रखनी है कि जहाँ पर किसी वस्तु को बेचने वाले बहुत से सेलर होते हैं, बेचने वाले बहुत से लोग होते हैं, और प्रोडक्ट यहाँ पर आइडेंटिकल जो है वो एक समान उत्पाद होता है। मतलब कि जैसे पेन है बाज़ार में, जैसे मैक्स राइटर का पेन ले लीजिए कोई भी, तो वो पेन जो है वो सबके पास कितने का है, 10-10 रुपये का ही है। और यहाँ पर अगर थोड़ा सा भी प्राइस एक मतलब सेलर जो है वो इंक्रीज़ करता है तो उसकी सेल जो है वो ज़ीरो भी जा सकती है। तो यहाँ परफेक्ट कंपटीशन में इस तरह से होता है डिमांड कर्व, ठीक है। यहाँ पर ए आर इज इक्वल टू एम आर होते हैं, इक्वल टू डी होता है ये, और इक्वल टू प्राइस भी यही होता है। तो फर्म्स इज द प्राइस टेकर होती है, यहाँ पर याद रखना है, आगे डिटेल से फिर से करेंगे हम ये। और आगे जो आपकी यूनिट यही वाली आ रही है, सेलिंग मोर यूनिट डज नॉट चेंज मार्केट प्राइस। जितना मर्जी इस प्राइस के ऊपर जो है वो सेल कर सकते हैं, बट वो चेंज नहीं कर सकते इस प्राइस को, ठीक है। मार्केट प्राइस को फर्म चेंज नहीं कर सकती है, यहाँ पर जो है वो इंडस्ट्री, उद्योग जो है वो प्राइस सेट करता है। नेक्स्ट आता है मोनोपोली। मोनोपोली मोनो मतलब सिंगल, एक, जहाँ पर एक सेलर होगा एंड मैनी नंबर ऑफ बायर होंगे। बायर जो है वो सेलर एक होगा एंड उसका कंट्रोल होगा फिर प्राइस के ऊपर, खरीदने वाले बहुत ज़्यादा होंगे। अब जहाँ एक ही बेचने वाला है तो उसकी एक मोनोपोली होगी, तो वो अपने अकॉर्डिंग प्राइस जो है वो सेट कर लेता है, और जितना प्राइस चाहे वो अपने अकॉर्डिंग सेट करता है। और यहाँ पर मतलब एक्सप्लोटेशन एक तरह से ज़्यादा देखा जाता है। तो सेल मोर यूनिट प्राइस मस्ट बी रिड्यूस। बट यहाँ भी एक चीज़ रहती है कि ज़्यादा बेचने के लिए प्राइस थोड़ा सा कम करेगा तो वो ज़्यादा बेचेगा। कंट्रोल होते हैं यहाँ पर प्राइस के ऊपर, और ये इम्परफेक्ट कंपटीशन में आता है। यहाँ पर ए आर और एम आर जो होते हैं वो लेस इलास्टिक होते हैं। यहाँ पर ऐसे सिंपल आपको याद क्या रखना है कि ए आर और एम आर मोनोपोली में कैसे होते हैं, तो वो लेस इलास्टिक होते हैं। कैसे होते हैं, लेस इलास्टिक। नेक्स्ट आता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। यहाँ पर भी क्या होता है, मैनी बायर एंड सेलर्स होते हैं, बट प्रोडक्ट यहाँ पर डिफ्रेंशिएटेड होता है। डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट मतलब कि कलर, क्वालिटी, शेप, डिज़ाइन में वो अलग होता है। जैसे मैं आपको टूथपेस्ट के एग्जांपल दूँ, तो वहाँ पर जो है वो अलग अलग टाइप के जो है वो टूथपेस्ट आते हैं। अगर शॉप में मतलब आपका जो है वो शॉप का साबुन का एग्जांपल दूँ, तो वो भी क्या है, लक्स है, गोदरेज, हमाम, ब्रीज, डव, तो कितने ज़्यादा जो है वो साबुन के मतलब जो है वो ब्रांड क्वालिटीज़ हैं। तो ये ऐसा प्रोडक्ट जो होगा वो कहाँ पर होगा, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हम उसको बोलते हैं, जहाँ पर प्रोडक्ट जो है वो डिफ्रेंशिएटेड होता है। रिलेशनशिप
सेम एज मोनोपोली, यहाँ पर ए आर एम आर जो है वो मोर इलास्टिक, बात याद आपने ये रखनी है कि यहाँ पर ए आर एम आर जो है वो ज़्यादा इलास्टिक होते हैं, डाउनवर्ड स्लोपिंग ही होते हैं दोनों ही। एक आता है आपका ब्रेक इवन पॉइंट, इज़ द लेवल ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, जहाँ पर टी आर और टी सी जो है वो बराबर होते हैं, मतलब कि ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब जहाँ दो चीज़ें इक्वल हैं, तो जहाँ पर टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट जो है वो क्या होंगे, इक्वल होंगे, उसको जो है वो ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो बोला जाता है। ये तो आपका एम आर और एम सी का, और इसी तरह से आपका टी आर और टी सी का जो है वो होएगा। तो ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन होती है। बात आपने याद यही रखनी है कि ब्रेक इवन पॉइंट में टी आर और टी सी होंगे और नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, एंड फर्म जस्ट कवर ऑल कॉस्ट। यहाँ पर जस्ट फर्म जो है वो अपनी कॉस्ट को कवर कर रही होती है। ब्रेक इवन आउटपुट जो है वो फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय प्राइस माइनस एवीसी होता है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो इम्पोर्टेंट आपका यही था। नेक्स्ट जो है वो हम एक शॉर्ट टाइप में देख लेते हैं कि टी आर प्राइस इनटू क्वांटिटी होता है, ए आर जो है वो टी आर अपॉन क्यू होता है या इक्वल टू प्राइस भी होता है रेवेन्यू पर यूनिट। एम आर जो है वो आपका डेल्टा टी आर अपॉन डेल्टा क्यू होगा, एक्स्ट्रा रेवेन्यू। परफेक्ट कंपटीशन में ए आर एम आर बराबर होते हैं, मोनोपोली में ए आर एम आर जो है वो गिरते हैं, बट एम आर जो है वो बिलो होता है ए आर से, एम आर ये नीचे और ए आर ये ऊपर होता है, ठीक है। मोनोपोली में जो है वो आपका मोनोपोली जो है उसमें ए आर दोनों बता दिया, ब्रेक इवन पॉइंट क्या बताया कि टी आर टी सी नो प्रॉफिट। बात आपने यही रखनी है याद कि टी आर टी सी और नो प्रॉफिट नो लॉस। नेक्स्ट यूनिट जो है वो हमारी 5th यूनिट है, फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, तो इसको हम अगली क्लास में करेंगे। सो जो भी चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। कम्प्लीटली जो है वो हम इकोनॉमिक्स एंड बीएड पोर्शन कर रहे हैं। तो आज के लिए अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।